नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। कोटपुतली से बड़ी खबर आपको देंगे। राजस्थान का सबसे लंबा बोरवेल रेस्क्यू जारी है। चेतना को लेकर असमंजस में प्रशासन इस वक्त नजर आ रहा है। 8 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद भी प्रशासन के हाथ अभी खाली है। टनल बनाने के बाद भी चेतना को रेस्क्यू टीम ढूंढ नहीं पा रही है। कल प्रशासन ने चेतना के करीब पहुंचने के संकेत दिए थे और अब हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि आखिर क्या कर रहा है प्रशासन। क्या मिस डायरेक्शन में खोदी गई है टनल? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक बच्ची के पास नहीं पहुंच पाए हैं ये रेस्क्यू कर्मी। बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी कितना और समय लगेगा? क्या मिस डायरेक्शन में खोदी गई है टनल? क्योंकि कल बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया भी गया था, लेकिन उसके बाद भी टनल में खुदाई के बाद भी बच्ची तक नहीं पहुंच पाई। हीरालाल से संवाददाता हमारे, उनसे अपडेट ले लेते हैं। हीरालाल, क्या जानकारी है आपके पास? ये क्या अभी भी असमंजस में प्रशासन क्यों है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जब से ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ है तब से ये प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। पिछले 185 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन के हाथ खाली है, क्योंकि जो गड्ढे में, बोरवेल के गड्ढे में जो चेतना गिरी थी उसको निकालने के लिए जो उनके तमाम जो कोशिशें थी वो नाकाम साबित होती नजर आ रही है। क्योंकि पहले जो हीरालाल, आवाज आ रही है हीरालाल? जी बिल्कुल, अपने सवाल दोबारा दोहराएं। सवाल यही है कि क्या दिक्कत आ रही है, कहां पर दिक्कतें हैं, और क्या ये डायरेक्शन में खोदी गई थी टनल या नहीं? जी देखिए, जिस प्रकार से प्रशासन की जो प्रयास किए जा रहे थे वो तमाम जो प्रयास नाकाम साबित होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो पहले दिन जो इन्होंने प्लान ए एग्जीक्यूट किया था वो भी फेल हो गया था। उसके बाद जब पाइलिंग मशीन को बुलाने में इन्होंने देरी की, उसके बाद जो अधिकारी थे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो जिला प्रशासन था उनमें आपसी सामंजस्य की कमी नजर आई। जो भारी मशीनरी जो बाहर से बुलाई गई थी, जो माइनिंग जो टेक्निकल जो इंजीनियर थे उनको बुलाने में इन्होंने देरी की, तो कहीं ना कहीं इनके प्रयास थे वो तमाम जो प्रयास नाकाम साबित होते नजर आए थे। कल दोपहर में जरूर एक बार आग जगी थी कि आज प्रशासन ऑपरेशन को अंतिम रूप दे देगा और चेतना को बाहर निकालेगा, लेकिन वो भी नाकाम साबित हुआ है। शाम को एसडीएम ने खुद ने कहा था कि 8 फीट की जो टनल खुदाई है वो लगभग पूर्ण कर ली गई है और कुछ देर में चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। चेतना के करीब है जो रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बाद आज 12 घंटे का समय बीत चुका है। उसको आपके कोई अधिकारी के साथ बात हुई एसडीआरएफ के कि दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, उनकी ओर से अभी आधिकारिक तौर पे कोई बयान जारी नहीं किया गया है। मीडिया से भी वो मुखातिब नहीं है, क्योंकि वो मीडिया से के सवालों से भी बचते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उनकी नाकामी है उसको छुपाने में वो लगे हुए हैं। आखिर जो अब ऐसे पूरे मामले को लेकर जो लोग हैं सवाल भी उठा रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है। क्या कोई मिस डायरेक्शन में ये टनल खोदी गई है? जो पाइलिंग मशीन से जो मिट्टी निकाली गई थी कल, जब जो टनल की खुदाई की जो मिट्टी थी वो इकट्ठी हो गई थी, उसको निकालने के दौरान क्या कोई मिस डायरेक्शन हुई है? तो तमाम जो सवाल है लोगों द्वारा उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार 185 घंटे से जो रेस्क्यू अभियान चलाने का जो दावा किया जा रहा है, लगातार जो कल एसडीएम और अन्य अधिकारी हैं वो मीडिया से मुखातिब होकर चेतना तक पहुंचने के जो दावे किए थे वो कहीं ना कहीं फेल नजर होते आ रहे हैं। क्योंकि आज 9वां दिन शुरू होने को है, लेकिन अभी तक चेतना। ठीक है, एक मिनट हीरालाल, जहां चेतना जिस बोरवेल में फंसी हुई है वहां कैमरा तो लगा हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए भी कैमराज ऑपरेट थे, मॉनिटर में देखा जा रहा था। तो सबसे पहली बात तो गलती कहाँ हुई? दूसरी बार कि 8 दिन बीत चुके हैं, 185 घंटे हो चुके हैं, बोरवेल खोदने के बाद भी, गड्ढा खोदने के बाद भी, तमाम अड़चनों के बाद भी पहुंचे तो वो चेतना को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। पहले बताइए, डीएम कहाँ है, एसडीएम कहाँ है, एडीएम, एसपी जो भी वहां पर मौजूद है प्रशासनिक अधिकारी, किसी से भी बात हुई है आपकी? जी देखिए, रात का समय था। रात के समय में जो मौके पर जिला कलेक्टर आती हैं, देर रात तक रुकती है, उसके बाद वो यहाँ से चली जाती हैं। मौके पे जो एसडीएम है लगातार ये पिछले 9 दिन से एसडीएम यहाँ मौके पे मौजूद है, लगातार पल पल की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। एसडीएम जो मीडिया से मुखातिब होकर जो पल पल की अपडेट है रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन लगातार खड़े रहने और मौके पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ जो कार्रवाई है उसको अंजाम देने में जो जुटे हुए, थकान उनकी वजह से शायद वो थोड़ा बहुत आराम करने इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन लगातार उनकी उपस्थिति यहाँ मौजूद रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक मिनट, उपस्थिति वहां पे कैसे दर्ज रहती है कि वो सुरंग ही ऐसे पता नहीं कहां बना दिया जो बच्ची को नहीं ढूंढ पा रहे हैं? वो ऐसी उपस्थिति से अच्छा था कि नहीं उपस्थित रहते वो? 8 दिन बीत चुके हैं, एक सुरंग भी खोदी गई 8 दिनों में, तो बच्ची तक नहीं वो पहुंच पाई है।
गलती कहाँ हुई, आपने पूछने की कोशिश की कि गलती कहाँ हो गई? बिल्कुल, ये हमने पूछने की कोशिश की आखिर गलती कहाँ हुई है, कि इतना समय क्यों लग रहा है। क्योंकि ये जो टनल खुदाई का जो कार्य करता है, ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन का जो कार्य है वो एनडीआरएफ की जिम्मेदारी, एनडीआरएफ के सुपरविजन में ये पूरा कार्य किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं है जो तकनीकी विशेषज्ञों की जो कमी थी इस पूरे ऑपरेशन में देखने को मिली। अगर तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता समय पे ले ली जाती और आपसी जो अधिकारियों में सामंजस्य होता तो शायद इतना समय नहीं लगता। क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने प्लान एग्जीक्यूट किया, तो प्लान ए को एग्जीक्यूट करने जब इनको पता था, एसडीआरएफ ने पहले दिन ये कह दिया था कि शायद इस प्लान ए के तहत सफलता नहीं मिल पाएगी, तो प्लान बी एग्जीक्यूट आज ही कर देना चाहिए, पाइलिंग मशीन आज ही बुला देनी चाहिए। लेकिन प्रशासन ने पाइलिंग मशीन नहीं बुलाई, प्लान बी एग्जीक्यूट नहीं किया। जब प्लान ए पूरी तरह से फेल होता नजर आया, उनको लगा कि अब प्लान ए से काम नहीं चलेगा, तब उन्होंने प्लान बी पे काम विचार करना शुरू किया। विचार करने में भी काफी समय लग गया, क्योंकि पाइलिंग मशीन काफी दूर से आती है। आसपास के क्षेत्र में पाइलिंग मशीन आसानी से उपलब्ध नहीं होती, तो दौसा और हरियाणा से पाइलिंग मशीन यहाँ बुलाई गई थी, जहाँ क्योंकि अभी आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू चल रहा है, फिलहाल आगे की क्या सिचुएशन है, अब किस स्तर पर काम चल रहा है, अब कौन सा नया तरीका जो है वो अपनाया जा सकता है, क्या इसको लेकर कोई अपडेट आपको मिल पाया? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा आधिकारिक तौर पर जो एनडीआरएफ के अधिकारी और जिला प्रशासन के जो अधिकारी है उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं हुआ है। हालांकि जो उनकी तरफ से एक ही बात तोते की जो रट होती है उसकी तरह रटा जा रहा है कि जल्दी बालिका को बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि समय के बारे में वो बताने में असमर्थ नजर आते हैं। कल शाम को अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया था कि 8 फीट का जो टनल था, जो बोरवेल का गड्ढा है और जो पाइलिंग मशीन से जो गड्ढा खोदा गया था एक समानांतर, उसकी जो दूरी थी वो 8 फीट की जो दूरी थी उसको पूरा कर लिया गया। कुछ इंच की लेयर जरूर है, क्योंकि हार्ड रॉक बीच में आ गया था। हार्ड रॉक को काटने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। 24 घंटे बाद उस टनल की जो 8 फीट की दूरी थी उसको पूरा कर लिया गया था। तो उनकी तरफ से दावे किए गए थे कि कुछ चंद जो घंटे हैं वो उसके बाद बालिका को बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि जो लेयर है वो कुछ इंच की लेयर बाकी बची है, उसको कुछ चंद घंटों में उसको काट कर और बालिका तक पहुंच जाएगा और बालिका को बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन आज 9वां दिन शुरू होने को है, सुबह हो गई है, अभी तक भी प्रशासन के हाथ खाली है। प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है, लेकिन मीडिया से मुखातिब होने में उनको गुरेज वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। मीडिया के सवालों का जवाब तो मीडिया का जवाब वो कैसे देंगे? जब कोई आंसर होगा उनके पास तब ना जवाब देंगे, जब रेस्क्यू सफल कर लेंगे तभी ना जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया हीरालाल तमाम अपडेट्स देने के लिए। और चले इस बीच आपको श्रीगंगानगर से भी बड़ी खबर बताते चले। अनूपगढ़ जिला बचाओ संघर्ष समिति का गठन कर दिया गया है। आज से अनूपगढ़ मंडी अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। जिला बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा आंदोलन। सरकार से अनूपगढ़ जिला बहाल करने की मांग की जा रही है। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां पर अनूपगढ़ जिला बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया है। सरकार से अनूपगढ़ जिला बहाल करने की मांग की जा रही है। अनूपगढ़ जिला बचाओ संघर्ष समिति का गठन हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल में सरकार के द्वारा कई जिलों को निरस्त कर दिया गया, जो गहलोत सरकार के समय में बनाए गए थे। ऐसे में अब जो जिले बनाए गए थे वहां पर रह रहे रहवासी और संघर्ष समिति का गठन किया गया है, जिसके चलते अब आगे जो है इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। 17 जिले नए बनाए गए थे पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसमें से 9 जिले को निरस्त कर दिया, यानी कि 9 जिले जो बनाए गए थे नए उनको नहीं अब रखा जाएगा नए जिलों में। और इसीलिए आपने देखा कल कोटपुतली में भी जो ग्रामीण है वो कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज अनूपगढ़ के जो ग्रामीण वासी हैं, जो अनूपगढ़ के वासी हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब संघर्ष समिति भी बना दी गई है और उनका नारा है कि इस जिले को बचाया जाए। पूरा बाजार बंद रहेगा और उसके बाद में रावड़ा, गड़साना, विजयनगर, रायशनगर सभी मंडियां बंद रखेंगे और 3 तारीख के बाद में आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा और हमारे जिले को बचाने का हम काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके के साथ कुठारघात किया है, जिन्होंने द्वेष भावना से हमारे जिले को खत्म किया है, उनसे यहाँ की जनता बदला लेगी। अनूपगढ़ जो शहर है वो अनिश्चित काल के लिए बंद करने जा रहे हैं। जब तक राजस्थान की सरकार अनूपगढ़ जिले को बहाल नहीं करेगी तब तक अनिश्चित काल के लिए बंद रखा जाएगा। और अब सांचौर से बड़ी खबर है। सांचौर जिले को निरस्त करने का ये पूरा मामला पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन पड़ाव, जिला बचाओ संघर्ष समिति का ये महापड़ाव है। आज से अनिश्चितकालीन महापड़ाव पर बैठेंगे प्रदर्शनकारी।
सांचौर जिले को बरकरार रखने के लिए ही ये मांग की जा रही है। तो आपने देखा इसके पहले अनूपगढ़ जिले के लोग संघर्ष समिति बनाकर वो अनिश्चितकाल के लिए बैठ चुके हैं धरने पर। वहां पर अनूपगढ़ संघर्ष समिति के द्वारा अनूपगढ़ जिला बचाने की बात की जा रही है। थोड़ा आगे बढ़िए, सांचौर भी उन लिस्ट में शामिल है जो नए जिलों में गठित था पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, अब उसको निरस्त कर दिया गया है। तो सांचौर जिले के निरस्त करने के भी मामले अब तूल पकड़ते जा रहे हैं। सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में यह अनिश्चितकालीन पड़ाव लगातार जारी है और सांचौर जिले को बरकरार रखने की यहाँ पर मांग की जा रही है। और गैंगरेप की बड़ी खबर आपको दौसा से बताते चले। यहां 2 नाबालिग मौसेरी बहनों के साथ गैंगरेप की वारदात घटित हुई है। 4 आरोपियों पर गाड़ी में डालकर अपहरण करने का आरोप है। विजय, रामहरि, विकास और रामनरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रामनरी नामक महिला पर भी वारदात में शामिल होने का आरोप है। गाड़ी में मौजूद 3 युवकों ने दोनों के साथ गैंगरेप किया। 20 दिसंबर की घटना के संबंध में गैंगरेप का केस दर्ज हुआ है। मंडावरी थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो दोनों नाबालिगों के मेडिकल और बयान भी जारी कर दिए गए हैं और मंडावरी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो 4 लोग ये हैं जिन पर 2 नाबालिग मौसेरी बहनों के साथ गैंगरेप का आरोप लगाया गया है। 3 युवक हैं, एक महिला भी इस गैंग में शामिल है। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी, 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कि अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर में शीतलहर के साथ घने कोहरे की चेतावनी भी दी गई है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में भी येलो अलर्ट, घना कोहरा और शीतलहर चलने के आसार हैं। तो प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, करौली, यहाँ पर मौसम को लेकर अपडेट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है। घना कोहरा छाया हुआ है, ओस की बूंदें लगातार परेशान कर रही हैं लोगों को और पश्चिमी राजस्थान में खासकर बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, यहाँ पर जो है श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट है। तो 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। 7 जिलों में, पूर्वी राजस्थान के 7 जिले इसमें हैं जिसमें येलो अलर्ट है और वहीं वरना पूरे अगर हम राजस्थान की बात करें तो 11 जिले हैं। पूर्वी राजस्थान में सिर्फ 7 जिले ऐसे हैं 11 में से जिसमें येलो अलर्ट है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर भी जारी हो चुका है क्योंकि कोल्ड वेव चलने के आसार भी नजर आए। पश्चिमी विक्षोभ चल ही रहा है। उसके बाद आपने देखा कि बरसात हुई, उसके बाद ओलावृष्टि हुई। अब फॉग से लोग गुजर रहे हैं, विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। घने कोहरे की वजह से, ठंड बढ़ने की वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और जो भी उनको समझ में आ रहा है कि कैसे इस ठंड से बचनी चाहिए वैसे वो अपना बचाव भी कर रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है क्योंकि और बाजार में सन्नाटा भी पसरा है क्योंकि ठंड की वजह से लोग जब जरूरत है तभी घरों से बाहर निकलना है। तो बिल्कुल मौसम में लगातार ठंडक देखने को मिल रही है और ऐसी स्थिति में लगातार परेशानियों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। फिलहाल जो है 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए इधर आपको राजधानी जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। राजधानी में जबरदस्त का कोहरा छाया हुआ। देर रात घने कोहरे की वजह से सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी नजर आए। जीरो विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियां ड्राइव करने में दिक्कतें आ रही हैं। शहर की सड़कों पर देर रात वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। तो राजधानी में जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियां ड्राइव करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जयपुर के, आप देखिए जरा देर रात किस तरीके से घना कोहरा था और इस कोहरे के चलते गाड़ियां ड्राइव करने में जाहिर तौर पर काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें, क्योंकि इस वक्त न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बहुत संख्या में लोगों की भीड़ जयपुर में पहुंची हुई है, तो उसके लिए भी काफी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हेडलाइट जलाकर आवागमन करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें बहुत सावधानी के साथ आपको ड्राइव करना है क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। देखिए आप कोहरे का सितम देखिए जरा, आसपास के घर भी नजर नहीं आ रहे हैं। ये है देर रात का घना कोहरा जिसने दिक्कतें पैदा करके रखी हुई हैं। विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियां ड्राइव करने में काफी मुश्किलें हो रही हैं।
भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान का सीमावर्ती जिला आज लगातार तीसरे दिन घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर जिले के लिए घने कोहरे और शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका असर आम जन की दिनचर्या पर दिखाई दे रहा है। घने कोहरे की वजह से घटी दृश्यता के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। बढ़ती हुई ठंड से बचाव के लिए आमजन अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि कम तापमान, घना कोहरा खेतों में खड़ी रबी की फसलों और किन्नू और गाजर की फसल के लिए फायदेमंद होता है। तो नए साल से पहले सर्दी अपने पूरे शवाब पर है और उत्तर भारत में इस वक्त हड्डियां गलाने वाली सर्दी का लोग सामना कर रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में शीतलहर प्रकोप बरपा रहा है। जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल या उत्तराखंड, नजारा हर जगह एक जैसा है। यही वजह है कि सैलानी भी बढ़ चढ़कर पहाड़ों पर बर्फ का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। हर कोई इन मनमोहक नजारों का साक्षी बनना चाहता है और आनंद लेना चाहता है। आप तस्वीरों को देख सकते हैं। चंबा, डोडा, मनाली, गुलमर्ग, अनंतनाग की तस्वीर है। हर तरफ आपको बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही होगी। बर्फ इस कदर जम गई है कि रास्ते बंद हो चुके हैं और साथ ही साथ चंबा में आप देखिए किस तरीके से पानी का फ्लो जो है वो बढ़ गया है और लगातार रास्ते को सही करने की कोशिश की जा रही है। बुलडोजर के माध्यम से बर्फ को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। गाड़ियां बर्फ में किस कदर ढक गई हैं वो अनंतनाग की इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस वक्त पहाड़ों पर जनजीवन काफी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी है, मैदानी इलाकों में शीतलहर है जिसने ठंडक को और बढ़ा कर रख दिया है। तो ये तस्वीरें आपको 5 तस्वीरें आप देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की ये सीधे तस्वीरें आप देखिए। हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ की एक सफेद चादर आपको नजर आ रही है। देखिए सैलानियों के हिसाब से तो ये बर्फ बेहद ही ज्यादा बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि वो इसमें एंजॉय करते हैं और तस्वीरों में भी वैसे ही नजर आ रहा है। लेकिन इस बर्फ गिरने की वजह से सड़कें भी उसमें गाड़ी चलने में भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झीलों की नगरी उदयपुर की कुदरती फिजा एक बार फिर देशी विदेशी सैलानियों की सौंधी आवक से महक उठी है। दरअसल सर्दी की छुट्टियां और नए साल के स्वागत के लिए देश दुनिया से टूरिस्ट की बम्पर आवक लेक सिटी में हो रही है, जिसके चलते न केवल यहां के पर्यटन स्थल आबाद हो गए हैं। तो आइए जानते हैं और आपको लिए चलते हैं झीलों की नगरी के दिलकश नजारों में। ये रिपोर्ट से नीली झीलों का शहर राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस और ऐसी ही कई नामों से 7 समंदर पार तक अपनी पहचान बनाने वाले उदयपुर में पर्यटन सीजन परवान पर है। सर्दी की छुट्टियों और नए साल के स्वागत के जश्न में शामिल होने बड़ी तादाद में देसी विदेशी सैलानी लेक सिटी का रुख कर रहे हैं। टूरिस्ट की बम्पर आवक के चलते शहर के तमाम पर्यटन स्थलों पर मेले जैसा माहौल है। बात चाहे फतेह सागर की हो या फिर पिछोला झील की, नजारा मोती मगरी का हो या फिर सिटी पैलेस का, सुखाड़िया सर्कल हो या फिर सहेलियों की बाड़ी, हर तरफ पर्यटकों की आवक ने शहर के ट्रैफिक तक की फिजा को बदल दिया है। लेकिन इन सब से परे सैलानी कुदरती खूबसूरती वाले इस शहर में आकर खुद को धन्य समझ रहे हैं। दरअसल लेक सिटी उदयपुर के चारों ओर करीब 14 से ज्यादा छोटे बड़े जलाशय, झील और तालाब हैं। ऐसे में यहाँ झीलों में बोटिंग को लेकर भी खास इंतजाम किए हैं जो सैलानियों को खूब रास आ रहे हैं। हम है तो हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से, बट हम हाई नोएडा से हैं और हम 28 को आए थे। आके हमने कुछ प्लेसेस एंजॉय किए हैं, सिटी पैलेस, मानसून पैलेस और सहेलियों की बारी। अच्छा लगा काफी आके। वी वांट टू विजिट अगेन। उदयपुर आज फर्स्ट टाइम निकले हैं, कल आए हैं यहाँ पे, कल यहाँ पे पहुँचे हैं, पहुँच के अभी आज ये फर्स्ट राइड है, बहुत मजा आया। उदयपुर बहुत खूबसूरत लग रहा है, इतना पहाड़ देख के तो दिल खुश हो गया है। बस न्यू ईयर सेलिब्रेट क्या करेंगे? न्यू ईयर तो अभी शायद माउंट आबू पे करेंगे। यही नहीं, इस टूरिस्ट सीजन में पर्यटन के रफ्तार पकड़ने से इस व्यवसाय से जुड़ा हर व्यक्ति बेहद खुश है। पर्यटन स्थलों की सैर कराने वाले गाइड हों या फिर सैलानियों को बोटिंग का लुत्फ दिलाने वाले नाव संचालक, हर कोई पर्यटकों की लेक सिटी में आवक से चहक उठा है। पर्यटक पिछले साल से अच्छे आ रहे हैं, इस साल और अगले साल और भी बढ़ेंगे। जैसे कि मौसम ऐसा हुआ जैसे कश्मीर के जैसे एक वादिया जैसे लग रहा है, बहुत सुहाना मौसम चल रहा है। पर्यटन अच्छा चल रहा है। जैसे कि स्पीड बोट हमारे पास अवेलेबल है फतेह सागर के अंदर और नॉर्मल बोट भी अवेलेबल है और टूरिस्ट बहुत ही स्पीड बोट का ज्यादा एंजॉय करते हैं।
लिहाजा लेक सिटी में न्यू ईयर पर सेलिब्रेशन को एंजॉय करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से और दुनिया भर से टूरिस्ट यहां पहुंच चुके हैं। उदयपुर में सर्दी का यह मौसम कश्मीर जैसा एहसास करा रहा है। अरावली की खूबसूरत वादियों के बीच बसे इस शहर में सैलानियों की बहार ने पर्यटन व्यवसाय को फलने फूलने का भरपूर मौका दिया है। उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। तो वहीं जोधपुर जिले की बावड़ी तहसील के तालुका बेरा में एक बोरवेल में गैस निकलने से ग्रामीणों में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ गैस की गंध आने पर माचिस की तीली लगाकर देखी गई तो गैस ने हवा में आग पकड़ ली। हालांकि इस मामले की पुख्ता जांच के लिए अभी वहां कोई सरकारी एजेंसी नहीं पहुंची। दरअसल तालुका बेरा में अन्नाराम देवड़ा का खेत है और खेत में करीब 1.5 दशक पुराना बोरवेल है जो लंबे समय से बंद किया गया था। बताया कि कुछ दिन पहले इस बोरवेल को फिर से काम में लेने के लिए खोला गया। बोरवेल के अंदर पंप उतारने से पहले सोमवार को जब कैमरा लटकाकर अंदर की स्थिति देखने की कोशिश की गई तो तस्वीरें देख हैरानी हुई। अंदर देखा गया कि गैस उबल रही थी। बीजेपी की सदस्यता अभियान ने 2014 का आंकड़ा पार कर गया है। प्रदेश बीजेपी में सदस्यता का आंकड़ा 90 लाख तक पहुंच गया और ये बीजेपी की अब तक की सबसे ज्यादा सदस्य संख्या है। बीजेपी सदस्यता अभियान औपचारिक रूप से पूरा हो गया है, लेकिन अब भी सदस्य बनाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। टारगेट से दूर लेकिन टूटा 2014 का रिकॉर्ड। राजस्थान में 90 लाख मेंबर ही बना सकी बीजेपी। केंद्रीय नेतृत्व ने दिया था 1 करोड़ का टारगेट। राजस्थान बीजेपी सदस्यता अभियान का टारगेट पूरा नहीं कर पाई है। हालांकि बीजेपी ने साल 2014 का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रदेश बीजेपी में सदस्यता का आंकड़ा 90 लाख तक पहुंच गया है। यह बीजेपी की अब तक की सबसे ज्यादा सदस्य संख्या है। बीजेपी में सदस्यता अभियान की शुरुआत 3 सितंबर को हुई थी। उस दिन प्रदेश में बीजेपी की सदस्यता संख्या को 0 कर दिया गया था। इससे पहले प्रदेश में बीजेपी के करीब 1 करोड़ 36 लाख सदस्य थे। बीजेपी सदस्य कैसे बने, इसके लिए 2 तरह से व्यवस्था की गई थी, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से मेंबर बनाए गए। अब तक करीब 90 लाख ही सदस्य बनाए जा चुके हैं। इस आंकड़े से बीजेपी पदाधिकारी खुश हैं। इसकी वजह साफ है कि अभियान ने पिछले आंकड़े को पार कर लिया है। इससे पहले 2014 और 2019 में सदस्यता अभियान चलाया गया था। इसमें साल 2014 में 87 लाख सदस्य बनाए गए थे। वहीं 2019 में करीब 58 लाख मेंबर्स बनाए गए थे। लिहाजा 10 साल के समय में सबसे ज्यादा सदस्य बनाए गए हैं। राजस्थान के अंदर 10,000 के लगभग प्रतिदिन सदस्य अभी भी बन रहे हैं और संगठन पर्व का कार्य क्योंकि चालू हो गया है, इसलिए अब ये जो सक्रिय सदस्य बने हैं ये सभी कार्यकर्ता संगठन पर्व में, कोई कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष बनेगा, कोई मंडल अध्यक्ष बनेगा, कोई जिला अध्यक्ष बनेगा, कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। इस प्रकार से हमारा संगठन पर्व का प्रारंभ है। इधर कई क्षेत्रों में ऑनलाइन सदस्यता के बाद ऑफलाइन सदस्यता भी चलाई गई, जिससे आंकड़ा बढ़ा, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। इस बार सदस्यता बनाने का तरीका कठिन रहा। इस बार जिसने मेंबरशिप ली उसका पूरा फॉर्म भरा गया, जिसमें फोन नंबर के साथ मेल आईडी के साथ ही तमाम जानकारी फीड की गई। इस कठिन प्रक्रिया के बाद 90 लाख सदस्य बने हैं, जो किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। हाल के जो सांसद है उन्होंने ऑनलाइन अपनी स्वयं के आईडी से 75,000 सदस्य बनाए। अविनेश महर्षि जी हैं, उन्होंने 22,000 ऑनलाइन सदस्य बनाए और दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन मिलाकर राजस्थान का सदस्यता अभियान लगभग 90 लाख के आसपास है। पिछली बार 2 टुकड़ों में हमारा सदस्यता अभियान हुआ था 2014। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आगे देखिए मेरे साथ 30 मिनट 50 चले, 30 मिनट 41 चले। नमस्कार। अब जिलों पर रार अपार, भजनलाल सरकार पर गहलोत प्रहार, जनता के हित किए गए दरकिनार। देखा होगा कि आपने वो जो घोषणा की थी, अधिकांश घोषणाएं धरातल पर। आरोपों पर बीजेपी का तगड़ा पलटवार। राम लुभैया जी को खुद को ही नहीं पता था कि इतने जिले घोषित कर दिए। जब राम लुभैया ने जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट तो इन्होंने एक तरफ रख दी।
जिस बात का अंदेशा हो वह हो भी जाए, तब भी दिल कहां सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। ये बात कांग्रेस से बेहतर भला कौन समझ सकता है। तभी नए जिले बनाकर इतिहास में नाम दर्ज कराने की हसरत रखने वाले सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार पर आक्रामक हैं। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत ने कहा कि 9 जिलों को खत्म करने का कैबिनेट का फैसला जन विरोधी है। ये मेरे को लगता है कि 1 साल तो लगा दिया। अगर ऐसा गलत काम किया होता हमने तो सरकार ने पहला काम जिला खत्म करने का ही करना चाहिए था। 1 साल के चक्कर 1 साल। और जो जिले का कमेटी बनाई जिसमें वो तो बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया अब तो अधिकारी ने। जिसने कमेटी की रिपोर्ट दी है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो बीजेपी ने पार्टी ने जो तय किया वो उस अधिकारी को लगा के उसके माध्यम से करवाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बेहतर प्रशासन और आमजन को राहत देने के लिए नए जिले बनाए गए थे। अशोक गहलोत ने नए जिले बनाने के पीछे अपने तर्क भी पेश किए। लोगों को प्रशासनिक सहूलियत मिले, बजट घोषणाओं को पूरा करने में होती है आसानी, मॉनिटरिंग होती है आसान, अधिकारियों में अच्छे काम की रहती है स्पर्धा। वो तमाम स्कीमों को लागू करने में आसानी होती है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी मॉनिटरिंग हो सकती है धरातल पर काम पूरे होने की। और नंबर 3, जो फरियादी आते हैं गरीब आदमी, किसान, मजदूर जो भी है, जो अन्याय उत्पीड़न हुए हैं लोगों के साथ में, वो अपनी फरियाद भी ढंग से दे सकते हैं। क्योंकि एक जिले के अधिकारी आ रहे थे, बढ़ गए तो 2 जिले में हो गए। फिर मैं एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे प्रमोशन भी अच्छे होंगे, हमारी परफॉर्मेंस देखी जाएगी तो आसानी रहेगी काम करने में भी। ये तमाम तरीके से मैं समझता हूँ जिले छोटे होने में कोई दिक्कत है ही नहीं, बल्कि उसका लाभ मिलता। गहलोत ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बनाए गए नए जिलों का उदाहरण देते हुए प्रदेश में और नए जिले बनाने की वकालत की। गुजरात के, छत्तीसगढ़ के, कई राज्यों की, मध्य प्रदेश की भी। मध्य प्रदेश में हमसे कम एरिया है, 53 जिले बन गए हैं। और बना दिया 53 है वैसे। पहले कम था, 53 बना दी, अभी बना हाल ही मेरे ख्याल से। तो आप सोच सकते हो क्यों बना रहे हो। गहलोत के आरोपों पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ा पलटवार किया। राठौड़ के मुताबिक जनता के लिए नहीं, सरकार बचाने के लिए नए जिले बनाए। राम लुभाया कमेटी ने